मेरी फिल्म देख के आपको मैं रुलाऊंगा, आपको मैं हंसाऊंगा, आपको मोहब्बत करना सिखाऊंगा, आपको दुश्मनी करना सिखाऊंगा। ये सिनेमा की ताकत है। मेरा आधा जिंदगी पहाड़ों में बीता, तो वहां पे जाने के बाद ना रंगोली जी क्या होता है, इतनी विशाल कुछ देखते हैं ना, उसके सामने जब मैं आपके सामने बैठा हूं ना, हम दोनों बराबर जैसे दिख रहा है। यस। हाँ, लेकिन जब हम हिमालय में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे ना, आप इतना छोटा सा महसूस करेंगे आपके आप को, इतनी महान, इतना विशाल के सामने। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, मैं ऐसा मानती हूं कि आर्ट, सिनेमा, मूवीज़ एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारी सोसाइटल कॉन्शियसनेस को रेज करने का। एक फिल्म डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पब्लिक कॉन्शियसनेस को रेज करे अपने वर्क से, अपनी स्टोरीज से। इसीलिए राइट स्टोरीज मैटर। वो स्टोरीज जिनसे हम सब रिलेट करते हैं, जो हमारे सोसाइटल ट्रॉमा को दिखाती हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स को दिखाती हैं, उनका सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो ऐसी ही इम्पैक्टफुल, अपनी पावरफुल स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। आज हमने उनसे डिस्कस किया है कि किस प्रकार सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल और हीलिंग टूल है। एक फिल्म मेकर का धर्म क्या होता है? क्या स्पिरिचुअलिटी का उनकी लाइफ में, उनके पर्पस में कोई रोल है? आज उनके साथ हमने यही जाना है कि किस प्रकार फिल्म हमारी पब्लिक कॉन्शियसनेस को शेप करती हैं और हमें इम्पैक्ट करती हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उन्हें अपनी पावरफुल स्टोरीज, जैसे कि द केरला स्टोरी के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऐसी फिल्मों का निर्देशन किया है। एक बहुत ही मशहूर और सेलिब्रेटेड इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनली अक्लेम्ड भी हैं, और साथ ही साथ इन्हें अपने वर्क के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल पुरस्कार भी मिल रहा है। मैं स्वागत करना चाहूंगी सुदीप्तो सेन का। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा लगा आपकी इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, आवर प्लेजर। बड़े इंटरेस्टिंगली अपने चीज़ों को पोजीशन कर दिए। और हाँ, ये बात तो सच है कि सिनेमा का जो जो योगदान है ना, मैं आपको 2-3 इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा जो आपको सुन के, पहले तो मैं एक साइंटिफिक फैक्ट बता दूं। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि अगर आप किसी के सामने कुछ पढ़ेंगे ना, तो उनकी रिटेंशन, मैं अगर आपके सामने कुछ पढ़ के सुनाऊं, उसकी रिटेंशन होगा 15 से 20%। अगर मैं आपको कोई तस्वीर दिखाऊं, उसकी रिटेंशन होगा 30%, 30 to 35%। अगर आपको कुछ सुनाऊं ऑडियो, तो उसकी रिटेंशन थोड़ा ज्यादा होता है, 40% के आसपास। लेकिन अगर आपको सामने कोई चलता फिरता इमेजेस दिखाऊं ना, मूवी इमेजेस दिखाऊं जिसमें ऑडियो भी है, विजुअल भी है, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी 75 to 80% होता है। तो एक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, एक आपको कन्विंस करने के लिए, आपको समझाने के लिए, और एक आइडियाज को बिल्डअप करने के लिए ऑडियो विजुअल मीडियम से ज़्यादा इफेक्टिव कोई मीडियम आपको आज तक तो यूनिवर्स में नहीं आया। तो सिनेमा की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट एक, नॉट ओनली एजुकेशनल बट ऑल्सो द इंफॉर्मेटिव साइंस और कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी, सिनेमा से बड़ी कोई फॉर्मेट अभी तक आया नहीं है। सो आपने परफेक्टली इस डिस्कशन को शुरुआत की कि ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है ये ह्यूमन ओपिनियन के लिए। नाउ मैं और एक पॉइंट ऐड कर दूं। जी बिल्कुल। क्या होता है कि दुनिया भर में ना जो राष्ट्र बना, देश बना, उसके पीछे एक फिलॉसफी होता है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल मनसा होता है, उसके पीछे कुछ आइडियोलॉजी होती है। हाँ, ये एक लंबा कहानी है, कैसे देश बना, कैसे सोसाइटी बना, कैसे ह्यूमन क्लैन बना। तो अब तक की दुनिया की हिस्ट्री में जो चीज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर चुके हैं दुनिया को, आपको सुन के हैरान होगा, ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट, ना कोई वॉर, ना कोई मूवमेंट, ना कोई रिलीजन, सबसे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है सिनेमा।
आप सुन के हैरान हो जाएंगे। रशिया में 1917 में ये बोलने का मौका मिल गया, तो मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि नहीं बोलिए, आपको आराम से आपकी बोलिए। मेन डिस्कशन बाद में डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। दिस इज आल्सो वेरी से इंपॉर्टेंट। 1917 में रशिया में बोल्शेविक पार्टी की एक रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको कम्युनिज्म की सबसे पहला दौर बोला जाता है। व्लादिमीर लेनिन पावर में आए थे। जार जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे रशिया की, उनको हटा के हैवनॉट्स की, कम्युनिस्ट पार्टी की कानून लाए, राज लाए। रशिया बहुत बड़ा देश था, तो एक कोने से दूसरे कोने जाने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता था। 5,000-7,000 किलोमीटर की, मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट है। उस समय पे कम्युनिकेशन भी ज्यादा नहीं था, 1917 की बात कर रहा हूँ। जो रशिया में रूलर आए ना, उस सबसे उनको महसूस हुआ कि पॉलिटिकल चेंज तो हो गया, लेकिन मानसिकता का चेंज कैसे होगा। तभी भी वो लोग अपने आप को एक्सप्लॉयटेड ही सोच रहे थे, दूर दूर गाँव में। तो पहला काम उन्होंने क्या किया, ट्रेन लाइन लगाए और ट्रेन चलाए। और उस ट्रेन में उस समय पे रशिया का जो सबसे बड़े बड़े फिल्म मेकर थे, जिनका नाम आइजनस्टाइन, पुदावकिन, ये सब नाम बड़े मशहूर, जिनको पढ़ के देख के हम लोगों ने फिल्म बनाना सीखा, उनको एक एक ट्रेन में बिठा देते थे। वो लोग गांव गांव में जाता था, उनकी जिंदगी की फोटोग्राफी करते थे और उनको रात भर उसको प्रोसेस करके सुबह दिखाते थे कि देखो तुम्हारी जिंदगी ऐसा है, तुम्हें इतना मिलना चाहिए, ऐसे नहीं मिल रहा था, तुम्हें ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब तुम्हारी राज है। तो ह्यूमन ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 80% तक मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ विजुअल दिखा के, सिनेमा दिखा के। इसलिए हीरो जैसे बाल की हेयर कट पर करते हैं, आम जनता उस तरह हीरो की तरह बिहेव करते हैं, आम जनता हीरो की तरह कपड़ा पहनते हैं। मतलब मेरी इतनी बड़ी ताकत है रंगोली जी, मेरी फिल्म देख के आपको मैं रुलाऊंगा, आपको मैं हंसाऊंगा, आपको मोहब्बत करना सिखाऊंगा, आपको दुश्मनी करना सिखाऊंगा। ये सिनेमा की ताकत है। तो ये एक डेफिनेटली एन यूनिवर्सल फिनोमेना। क्योंकि सर जैसा आपने कहा, हम सब रिलेट कर पाते, एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है। मैं खुद को, जो मुझे सामने एक्टर या एक्ट्रेस दिख रहा है, मैं रिलेट कर रही हूँ उससे। बिल्कुल, मेरी स्टोरी मुझे उसके अंदर दिख रही है, और यही जैसा आपने कहा पावर है सिनेमा की। बहुत बहुत ज्यादा पावर है। बिल्कुल। तो बात यह है कि सिनेमा एक मेजर पावर है। कभी कभी सिनेमा को सॉफ्ट पावर बोला जाता है, लेकिन मैं हमेशा ये आर्गुमेंट करता हूँ कि सिनेमा सॉफ्ट पावर नहीं है। सिनेमा इज द मेजर पावर which can create, which can build, which can destroy a system, a society. इतनी बड़ी ताकत होती है सिनेमा की। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने ताकत की बात की, मैं मानती हूँ कि एक डायरेक्टर का एक रोल है कि वो पब्लिक कॉन्शियसनेस को रेस कर रहा है अपनी स्टोरीज को दिखाकर। तो ये जो ताकत है आपकी, अगर मैं पर्सनल जर्नी की बात करूँ, ये जो आपके अंदर ताकत आई कि मुझे ऐसी स्टोरीज दुनिया को दिखानी है, ये जो आपने ठाना कि इस प्रकार की स्टोरी मैं दिखाऊंगा जिससे लोग रिलेट करेंगे, जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स को दिखाएंगी, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? और क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एक डायरेक्टर का धर्म होता है इस प्रकार की स्टोरीज दिखाना? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरी इंस्पिरेशन, मैं एक छोटा सा शहर से हूँ। इतनी छोटा सा शहर कि इस देश की 80% लोग उस शहर के बारे में जानते भी नहीं है। मैं उस शहर से हूँ जहाँ पे और उस समय से हूँ जहाँ पे बारिश होती थी तो स्कूल बंद हो जाता था, क्योंकि पानी गिरता था, छत नहीं होता था स्कूल की। और ऐसे समय था जिस समय पे इस देश में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। तो ये जो दौर से मैं गुजरा, जहाँ से शुरू की और जहाँ तक मतलब मेरी एजुकेशनल पूरा प्रोसेस चला, कोलकाता तक, जलपाईगुड़ी से लेकर कोलकाता तक, तो मुझे ना एक धारणाएं, सोच सब मेरे दिमाग में इकट्ठा होने लगा था। तो मुझे ये लग रहा था कि इस देश में जो चीज की कमी है ना, वो सच्चाई की कमी है। सब लोग झूठ बोलते हैं, पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, जो लोग देश को बनाते हैं, इंजीनियर झूठ बोलते हैं, वो लोग रिश्वत लेके रास्ते की क्वालिटी खराब करते हैं। तो एक देश को, एक समाज को बनाने के लिए जो आपने धर्म की बात की ना, जो धर्म की जरूरत था, वो धर्म मिसिंग था। वो धर्म था सच्चाई, वो धर्म था निष्ठा, वो धर्म था
एक 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 देश के प्रति जो आपकी अवधारणाएं होती है, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर कंट्री, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री, दैट इज व्हाट इज माय रिलीजन. सो वो मिसिंग था हर जगह पे, हर स्तर पे, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक. और आज भी अनफॉर्चुनेटली दैट इज लार्जली मिसिंग. लोग धर्म की नाम तो बोलते हैं, लेकिन धर्म को ना लोग शर्ट की तरह यूज करते हैं. जब जरूरत पड़ता है तो पहन लेते हैं, जब जरूरत नहीं पहनता तो खोल के रख देते हैं. तो मुझे ये लगा कि इस देश में सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है. तो मैंने मेरी सिनेमा में मैं सच बोलना डिसाइड किया कि मैं सच बोलूंगा, उसके लिए मैं डरूंगा नहीं. सर, मैं ऐसा मानती हूँ, जिस प्रकार आपने कहा कि आपके अंदर वो सच्चाई है तो आप दुनिया को वो सच्चाई दिखाना चाहेंगे. अब बहुत से फिल्म मेकर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत से ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं, बट नहीं उठाए जाते हैं. तो क्या आपको लगा कि आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं कोई कॉस्मिक गाइडेंस ने आपको फॉलो किया हो? नहीं, ये मुझे मेरा एक तो ये पर्पस है कि मैं तो ऐसी स्टोरीज ही बताऊंगा. मैं आपकी बात आइदर नकार सकता हूँ या तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ. मैं दोनों ही नहीं कर रहा हूँ. मुझे कॉस्मिक एनर्जी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे अंदर वो आर्ज है, वो सच्चाई की आर्ज है कि मुझे लगता है कि मैं दुनिया में जितने दिन भी जीऊंगा कुछ यूजफुल काम करूं दुनिया के लिए. मतलब पॉडकास्ट के शुरू से जो आप बातें कर रहे थे ना, मैं कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ. जो गीता में कर्म योग के बारे में बात की है, मुझे लगता है कि वो वो कर्म योग एक इंसान की सबसे बड़ा पहचान है. मैं हमारे दर्शकों को ये भी बता दूं, सॉरी टू कट यू, बट सर ने मुझे ये भी बताया कि वो रोज भगवत गीता भी पढ़ते हैं. लेकिन एज एन अथीस्ट, अब एज एन अथीस्ट भगवत गीता क्या होती है? नहीं, मुझे ये लगता है, मुझे मैं एथीस्ट तो हूँ, लेकिन एथीज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं सब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ. मेरा ये जर्नी रहा, जैसे मैंने कोई बोला कि मैं एकदम स्क्रैच से शुरू किया था. मैं गोल्डन स्पून लेके जन्मा नहीं था. मेरी स्कूल में छत नहीं होता था. मैं क्लास 7 तक ABCD नहीं पढ़ता था, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था क्लास 7 तक. लेकिन मेरे अंदर जो ओरिजिनलिटी, इस देश की खुशबू, इस देश की जो पहचान है, जो मेरे अंदर घुस गया था, वो मुझे ये महसूस कराया कि मैं इसलिए बना हूं कि मैं कुछ यूजफुल कंट्रीब्यूशन कर सकूं देश के लिए. मुझे लगता है इससे बड़ा स्पिरिचुअलिटी और क्या हो सकता है. मुझे ये लगता है हर इंसान को वो मंदिर में भगवान ढूंढने के लिए, या घर में मंदिर बना के उसमें पूजा करने के लिए, या हफ्ते में थर्सडे या मंडे को उपवास रखने से ना कोई पूजा होता है, ना कोई वो होता है. मुझे लगता है कि आपका कर्मा ही आपकी पूजा है. मुझे लगता है हर इंसान के अंदर भगवान रहता है, उसके लिए मंदिर या मस्जिद या गिरजा जाने की जरूरत नहीं है. तो मेरे लिए गीता, मुझे ये इसलिए लगता है कि वो एक इतना सुंदर गाइडलाइन है. आपको कैसे जिंदगी जीना है, वो एक गाइडलाइन है कि मेरी सोच मेरी कर्मा है. मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूं तो मैं जान दे के आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं जान दे के आपकी भलाई करूंगा. मुझे ये सिखाया नहीं इसने, ये सीखा मैंने कि मेरी खुशी, दूसरे की खुशी देख के मुझे खुशी होती है. मेरे घर में अगर कोई 2 लोग खाना खाने आते हैं ना, मैं उनके साथ खाना नहीं खाता, क्योंकि मुझे देखने में अच्छा लगता है कि मैंने जो खाना बनाया उन लोगों को इतना अच्छा लग रहा है. तो मुझे ये लगता है कि माई हैप्पीनेस इज नॉट माई सेल्फ gratification. It is been reflected in somebody else's face or heart or mind. मेरे सामने तो आप 10 अच्छे बोलेंगे, सुदीप्तो जी कितने अच्छे बात करते हैं आप. मैं बाहर चला जाऊंगा, बोलेंगे क्या बकवास करके गया यार. तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कर्मा नहीं चाहता. जो मेरे पीछे भी आप बोलेंगे सुदीप्तो जी ने अच्छे बात की. तो ये दिस इज व्हाट इज माय रिलीजन, दिस इज व्हाट इज माय रिलीजन, दिस इज व्हाट इज माय स्पिरिचुअलिटी. सो नाइस. सर, आपने कर्म योग की बात की और आपकी बातों से मुझे ये पूरा अभी तक समझ आया, जितनी भी देर हमने टाइम स्पेंड किया, जितनी मैंने आपसे बात की, कि आप एक पूरे कर्म योगी हैं. आपके अनुसार कर्म क्या है और किस प्रकार हम उसे प्योर रख सकते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ? नहीं, देखिए बात यह है कि
ये जो दुनिया में हम रहते हैं ना, मुझे मालूम नहीं कि इसका सही जवाब क्या है। मैं सोच के भी नहीं आया क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चनियर पहले नहीं भेजा था। लेकिन मुझे ये लगता है, मैं बिल्कुल डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी में बिलीव करता हूँ। ओके। और ये इंसान जो होमोसेपियंस जो इमर्ज किए हैं, प्राइमेट से लेकर होमोसेपियंस की जो जर्नी है करीबन 7-8 लाख साल की, उसमें नेचर बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते गए। दुनिया में जिन जिन को आप पूजा करते हैं ना, हम पहाड़ को पूजा करते हैं, नेचर को पूजते हैं, समुंदर को जाके कोई वो छठ पूजा के टाइम पे पानी को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं, सब नग्न है, ऑल आर न्यूड इन देयर ओरिजिनलिटी। लेकिन हम जब उनको पूछते हैं, उनके साथ वननेस फील करते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम हमारी कॉस्ट्यूम लेके निकलते हैं उनके सामने। तो ये एक ऐसा सोच है ना कि इंसान दुनिया की, अगर आप सृष्टि की बात करेंगे और सृष्टि से लेके जो हम आए, ये जो दोनों में जो डिफरेंस हो गया ना, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, चुनौती है। इट्स अ चुनौती कि आप जो वननेस की बात करेंगे, वो वननेस का जर्नी है। ये आप जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं कि इंसान का जो बॉडी है, दैट इज द कॉस्ट्यूम ऑफ सोल। यस। एंड सोल हैज नो सेक्स। सोल ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है। सो आपकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी इज given by the society in course of evolutionary process. That is the reason आपके साथ नेचर की एक गैप क्रिएट हो गई, और that gap is called our human civilization. तो उसको सिविलाइजेशन बोलने के लिए एक लंबा रास्ता, ऑलमोस्ट 6-7-8 हजार साल की जर्नी है। इंसान तो बन गया था 8 लाख साल 10 लाख साल में, प्राइमेट से लेकर होमोसेपियंस बना। उसके बीच अलग अलग स्टेजेस था, उसमें नहीं जाते हैं। होमोसेपियंस बनने के बाद के गुहा मानव आए, स्टोन की यूज सीखा, लोहे का यूज सीखा, हंटर गैदरर बना, सोसाइटी बना, बनते बनते रंगोली बने, सुदीप्तो बने, दीपक बने, सब बन गए। तो ये सब मैनिफेस्टेशन है सृष्टि की, अलग अलग चेहरा बना। हाँ, ये लाइट 2000 साल पहले लोग ये नहीं सोचते थे कि ये कैमरा से फोटो खींचा जाएगा। आंसर मिला आज ऐसे करेंगे तो लंदन में क्या हो रहा है, आप 1 सेकेंड में आपकी मोबाइल पे आ जाएगा। इसका नाम हम भगवान नहीं देते हैं, इसका नाम हम कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं देते, तो नेचुरल है। अभी हम मालूम है कैसे होता, पहले जब कुछ होता था जो मालूम नहीं था, तो उसका एक नाम हम भगवान का नाम दे देते थे। तो आजकल भगवान का स्पेस काफी कम हो चुका है, क्योंकि आंसर तो मिल गया। जहां पे आंसर नहीं मिलता है तो उसका नाम भगवान देते हैं। तो यही पे सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है अब, वो है कर्मा। आप अगर सही काम करेंगे, जो काम इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस को, उस दूरिया को कम करने के लिए काम करेंगे, वो है आपका कर्म। दूरिया कम कैसे होगा? आप नेचर को नुकसान मत पहुंचाइए, प्लास्टिक मत फैलाइए, घर में महिलाओं की उतना ही सम्मान कीजिए जैसे पुरुषों की किया जाता है। बाहर महिलाओं को उतना परेशान हुआ करिए ताकि जो पुरुषों की किया जाता है। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। सबकी प्रॉब्लम को अपने खुद की प्रॉब्लम मान के आप उसको एड्रेस करिए। एज अ फिल्म मेकर मैं मेरी रोल प्ले कर रहा हूँ, एज एन एंकर आप अपने रोल प्ले करेंगे, एज अ कैमरामैन यू विल प्ले द रोल, एंड we'll do that role with that honesty, with that perfection. That is what is your contribution towards the nature. उसका नाम आप पूजा बोलिए तो पूजा है, मेरी कंट्रीब्यूशन है कि सही काम है, मैं सही काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये मेरी सोच है, मेरी एनालिसिस है, क्योंकि मैं हिमालय में जाके देखा, मैं हिमालय माउंटेनियर हूँ। वाह। तो मेरा आधा जिंदगी पहाड़ों में बीता। तो वहां पे जाने के बाद ना रंगोली जी, क्या होता है
इतनी विशाल कुछ देखते हैं ना, उसके सामने जब मैं आपके सामने बैठा हूं ना, हम दोनों बराबर जैसे दिख रहा है। यस। हाँ, तो ज्यादा कुछ नाटक नहीं है बीच में। लेकिन जब हम हिमालय में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे ना, आप इतना छोटा सा महसूस करेंगे आपके आप को, इतनी महान, इतना विशाल के सामने। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही है। तो उस विशालता, महानता का नाम आप भगवान दीजिए, उसका नाम आप कुछ भी कर दीजिए, वो आपकी आई डोंट नो वेदर इट इज द राइट वर्ड टू यूज और नॉट, वो आपकी औकात है। दैट इज योर कर्मा। आप क्या परफॉर्म कर रहे हो और आप उसकी रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो आपको। तो मेरी कैरेक्टर को बनाने में हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। आप बोलेंगे अरे हिमालय में तो सारे भगवान रहता है। क्या सीखा आपने हिमालय की जो आपकी जर्नी रही? क्या आपको इंसाइट मैं मुझे शांत होने को सिखाया। मुझे हिमालय ने मुझे शांत होना सिखाया। मैं दुनिया में कहीं कोई भी पोजीशन में, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे खतरनाक सिचुएशन में मैं पड़ा, अलग अलग जगह पे दुनिया में, मैं आधा दुनिया घूम चुका हूं। मतलब ऐसा भी सिचुएशन हुआ कि नेक्स्ट स्टेप इज डेथ, ऐसा सिचुएशन में पड़ा। बहुत बुरे हाल था जब मैंने बॉम्बे में जाके फिल्म बनाना शुरू किया। खाने की पैसे नहीं थे। मतलब दिन में एक बार खाना खाते थे क्योंकि पैसे नहीं थे। तो उस समय पे भी मैं अपने आप को बोलता है, वो जो फिल्मी डायलॉग है ना, ऑल इज वेल। मुझे कोई भी सिचुएशन में डाल दीजिए, मैं आपके साथ ऐसे ही हंस के बात करूंगा। मुझे, मेरे कोई गुस्सा नहीं आता है कभी। एक तो मुझे हिमालय ने शांत होना सिखाया, एक मुझे सबकी बराबर समझने सिखाया। मतलब मैं किसी के साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ, मुझे कहीं पे भी जाके, कहीं पे भी बैठने से, सोने से, खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं सबको बराबर नज़र में देखता हूँ। वो हिमालय ने मुझे सिखाया। मुझे हिमालय में ये सिखाया कि दूसरे की मदद करो। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, केरला स्टोरी से जो इतने प्रॉफिट के एक छोटा सा हिस्सा जब मुझे मिला, उससे आधा मैं लोगों को दे दिया। मतलब लिटरली आधा मैंने लोगों को दे दिया, इसलिए कि मुझे लगा कि ये सब मेरी जिंदगी की सक्सेस में मुझे मदद की है। तो ये सब जो हम्बल होना जिसको बोलते हैं ना, मुझे लगता है मैं राइटली हम्बल हूँ। और मतलब जितना होना चाहिए उतना हूँ। मेरी माँ बाप ने मुझे सिखाया था, पहाड़ों ने, हिमालय ने मुझे सिखाया कि हिमालय में जाने के बाद आप इतना बेबस हो जाते हो ना, कुछ नहीं कर सकते। पत्थर ऊपर से गिरेगा, मर जाओगे आप। एवरी मोमेंट यू आर एनकाउंटरिंग अ डेंजर, every moment you are encountering a situation where you need somebody else's help. Every moment you are realizing that आप इतनी बड़ी नेचर के सामने कुछ नहीं हो, आप चींटी की तरह हो। आप, मुझे, मेरी लेक्चर आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप 7 दिन जाके ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ है ना, 7 दिन जाके वहां पे बैठे रहिए और देखते रहिए। आपको अगर वो एहसास नहीं हुआ ना, आप सोशल मीडिया से मेरी ये पॉडकास्ट डिलीट कर देना। नहीं, मैं गई हूँ और मुझे वो फील हुआ है। तो मतलब आप इतनी तुच्छ होगा, महसूस होगा कि मेरी जो प्राइड है कि मैं इतना फिल्म बनाया, मेरी फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में गए, ये बिल्कुल बेकार महसूस होगा जब आप इतने बड़े उसके सामने खड़े होंगे, इतने बड़े पहाड़ के सामने। तो लोग वो जो फीलिंग है ना, उसकी भगवान का नाम देते हैं। ये शिव जी का पहाड़ है, ये उसकी पहाड़ है, ये उसकी पहाड़ है। बेसिकली इट्स योर डोमिनेशन दैट टू अंडरस्टैंड। जस्ट इमेजिन ना, आप इतनी बड़ी दुनिया है, उसकी कितनी छोटा सा हिस्सा आप हो, चींटी से भी ज्यादा बड़ा छोटा हो आप, अगर आप स्पेस स्टेशन में जाके अपने आप को देखने की कोशिश करो तो जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट। तो नेचुरली अगर आप हम्बल नहीं हो, अगर आप दूसरे के साथ अपने आप को एक ना समझ सको, तो आपकी कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। नोबडी केयर कि मैंने नेशनल अवार्ड मिला। आप मुझे बोलेंगे, आप बाहर जाएंगे तो एक रास्ते में 4 लोग, क्या फर्क पड़ेगा, मिला होगा इसको नेशनल अवार्ड, क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स कोई बड़ी अचीवमेंट है, जब तक ना वो समाज की कोई काम में आए, वो देश की कोई काम में आए। मुझे लगता है यही कर्मा है, यही मैंने हिमालय से सीखा। सर, जैसा आपने कहा ना कि नेचर की ऑथेंटिसिटी के आगे हम सब छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये सब मिला है। लेकिन नेचर तो ऑथेंटिक है
और ऑथेंटिक होने से सुंदर और क्या है? बिल्कुल, मतलब और मुझसे पूछिए, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और बॉम्बे में वही जगह पे रहता हूँ जहाँ से दुनिया की सारे ये सब सोच क्रिएट होता है। हाँ, बॉम्बे की सारे ग्लैमर, बॉम्बे की सारे जो शो ऑफ, अपमैनशिप, ये सब वहीं से शुरू होता है। उस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे उस जगह पे एक फटे हुए कपड़े में जाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं तब उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता हूँ। क्योंकि सब मुझे देखते हैं कि ये बंदा क्यों डिजाइनर कपड़े क्यों नहीं पहना, इतने बड़े फिल्म मेकर है, एक फटे कपड़े में आए। तो मतलब ये बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि आप जितने आम बनते जाएंगे ना उतना खास बनेंगे। वाओ, जितने तो आम उतने खास। तो ये मेरा जर्नी है लाइफ की। ये मैंने ठान लिया है कि मुझे ये रैट रेस में जाना ही नहीं है। सिंपल है, कितना सुंदर आप दुनिया को देख पाएंगे ना। मतलब आपको अगर कोई सुंदर चेहरा आपके सामने से जाते हैं ना, आपने देखा एक सुंदर चेहरा जा रहा है, लेकिन उस सुंदर चेहरा को छोड़ के आप आसपास में जो लोग खड़े हैं ना उनको देखिएगा, सबसे बेटर देखेंगे आप उनकी आंखों में। एज अ फिल्म मेकर मैंने ये सीखा कि एक खूबसूरत लड़की रास्ते से जा रहा है या खूबसूरत लड़का जा रहा है, उसको तो आप देख लिए, लेकिन जो लोग उनको देख रहा है ना, उनकी एक्सप्रेशन से आप उसकी सुंदरता का ज्यादा अप्रिसिएशन देखेंगे। दैट इज व्हाट इज द जर्नी। आई मीन मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट इज द परफोरेशन टू एंटर इन द कोर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। मतलब आप अपने अस्तित्व तो कहाँ से, माँ की कोख से जन्म लिया हमने। हाँ, और जर्नी तो वही है ना, शुरू में भी मौत था, एंड में भी मौत है। आप कहाँ से आए आपको मालूम नहीं, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं। तो बुद्धिज्म बोलता है कि दो मौत के बीच की सेलिब्रेशन इज जिंदगी। यस। और उसको आप आई मीन राइटली यूटिलाइज करो तो कुछ लोग आप मरने के बाद याद करें, घर वाले रोएंगे। आप या आज अगर कोई आम इंसान मर जाता है, घर वाले रोते हैं 2 दिन 4 दिन, उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ, आपकी रविंद्रनाथ टैगोर का बात कर रहे थे, तो आज क्यों आप रविंद्रनाथ टैगोर का कविता याद किए? हमारा पुराना जाता की हम बात कर रहे थे। तो आप क्यों याद किए? बिकॉज आपकी जो कोर इमोशन है ना, इमोशन अटैच है, वो जो इमोशन है ना, वो आप महसूस करेंगे, आपकी बच्चों को आपने वो इमोशन देंगे, क्योंकि वो आपका वो रूडिमेंटरी ओरिजिनल इमोशन है, जो इमोशन आपको भूलने नहीं दिया। बांग्ला आपका लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और ऐसा भी कोई नहीं है कि जिसके साथ बांग्ला लैंग्वेज लेके या कविता लेके आप बात करेंगे, लेकिन इम्प्रिंटेड हो गया ना। आप कितना पढ़ाई करिए, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आइए, आप लंबे लंबे वर्सेस पढ़ेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन आपकी ग्रैंड मदर ने जो कहानी बताए थे ना, एक राजा था एक रानी थी, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो आप इमोशन से सीखे थे, वो यहाँ दिल से सीखे थे, दिमाग से नहीं सीखे थे। तो कोई भी चीज हमें, कोई भी पीस ऑफ आर्ट जब इमोशनली इम्पैक्ट करता है तो यही होता है कि वो हमारे वो साथ आप क्रिएट करें, आप क्रिएटर हो या आप अप्रिशिएट करें, दोनों के लिए सेम है। हाँ, और मैं मेरे व्यूअर्स को बता दूं कि जब मैं सर से मिली तो मैंने लिटरेचर पढ़ा है और उसी में एक पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर की, आमारो पुरानो जाचा। तो हम उसकी बात कर रहे थे, एक बहुत ही सुंदर पीस है ये आर्ट का। तो उस पर हमने काफ़ी देर चर्चा की कि वो इतना सुंदर है और अभी तक मैं उसे याद करती हूँ। मुझे बंगाली बोलनी नहीं आती है, बट मुझे वो पीस मैंने याद किया कॉन्शियसली। तो वही बात मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊँ, बोलता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। मैं लॉस एंजलिस में था। लॉस एंजलिस में एक हॉलीवुड बुलेवर्ड करके एक रास्ता है, उसमें एक दुकान था जहाँ पे सारे रेडियो रिपेयर, घड़ी रिपेयर, सब रिपेयरिंग का सामान था। वहाँ पे ऐसे ही होता है, अलग अलग शॉप नहीं होते, एक शॉप में वो सब था। तो एक काफ़ी ओल्ड एज एक आदमी बैठे हुए थे, उनके सामने एक कंप्यूटर था। सो हम लोग काउंटर में खड़े थे, वो हमारी फेसिंग था, लेकिन हम दोनों के बीच में एक टीवी का स्क्रीन था, वो देख रहे थे। मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने बोला भाई, मैंने अंग्रेजी में बोला कि मेरा घड़ी जरा ठीक ठाक प्रॉब्लम हो रहा है, शायद बैटरी खत्म हो गया था। 2-3 मिनट रंगोली जी 2-3 मिनट खड़े होके मैं बोलता रहा, वो सुन नहीं रहा था मेरे तरफ। वो एकदम विथ ऑल फुल कंसंट्रेशन ही वाज लुकिंग एट द टीवी स्क्रीन। फिर उसके बाद जब वो आए ना, वो आदमी 6 फीट से ज्यादा हाइट होगा, 70-75 साल उम्र होगा, स्टाउट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर, स्ट्रॉन्ग बिल्ट मैन आया।
फिर मैंने थोड़ा सा इरिटेटेड होके बोला कि आपको इतना रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे, अगर नहीं करना है तो बोल देते। वो फिर भी वो कोई बात नहीं की। जाके ना वो कंप्यूटर घुमा के मुझे एक इमेज दिखाए। अब आई गेट गूज़बम्प। ओके। मालूम है, आज से 10-12 साल पहले एक टीवी में एक सारेगामा का करके एक प्रोग्राम आता है। हाँ। सारेगामा या इंडियन आइडल, हाँ। बच्चों के लिए। यस। एक अंधी बच्ची वो एक गाना गा रहे थे। वो गाना मैं अभी याद आएगा तो बोल दूंगा। वो आदमी वो देख रहा था। आप सोचिए, ही इज फ्रॉम मेक्सिको। मेक्सिको माइग्रेंट लॉस एंजलिस में बैठ के सारेगामा की बच्चों की एक गाना सुन रहे थे। वो बच्चा अंधा था, उसका वर्ड महसूस नहीं हो रहा था। वो सिर्फ वो बच्चा अंधा है और उसके सूर को महसूस कर रहे थे। उसके इमोशन। तो मुझे उसके बाद उसके साथ मैं आधा घंटा से ज्यादा बात की। वो बोला दिन में मैं 20 बार देखता हूँ, क्योंकि मैं मेरी बच्चों को सब देश में छोड़ के आया और मेरी वीसा की प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं जा सकता। ये बच्ची ने मुझे बचा के रखा है। मैं उसके बाद तब इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो मैं फेसबुक में बड़ा एक स्टोरी लिखा कि कोई अगर उस बच्ची की फैमिली से कोई है तो उसके साथ एक बार कांटेक्ट करे कि ये ओल्ड आदमी कुछ दिन में मर जाएंगे, लेकिन इसको अगर जिंदा रखा है वो एक अंधी बच्ची जिन्होंने उस आदमी को जिंदा रखा है। मुझे लगता है आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बोल रहे थे ना, दिस इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं है। मुझे लगता है कितना इंसानियत की कौन सी लेवल सोचिए ये। यस, इमोशन में भगवान है। और वो बातें खत्म हो गई। आर्ट हील्स द वर्ल्ड, आर्ट कनेक्ट्स द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं, दैट इज व्हाट मेरा फिल्म लेके पहला फिल्म द लास्ट मॉन्क, हाँ द लास्ट मॉन्क लेके मैं उधर पहुंचा। मेरा फर्स्ट फेस्टिवल था वो। बहुत ज़्यादा मुझे इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्निशन दी है ये फिल्म। रॉटरडम करके नेदरलैंड की एक शहर है रॉटरडम। नेदरलैंड इज नॉर्दर्न यूरोप। जनवरी में वो फेस्टिवल होता है, 26 जनवरी। सो आप सोचिए -15 to -20 इज द नॉर्मल टेम्परेचर। मुझे मेरी प्रोड्यूसर को जाना था बॉम्बे से फिल्म लेके, लेकिन किसी कारण से प्रोड्यूसर जा नहीं पाए। 2 दिन पहले बोला सुदीप तो तुझे जाना है फिल्म लेके। तो मैं खुश, मेरा पासपोर्ट था, वीसा लगा, फटाफट मैं चला गया। मैंने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे मेरे पास, तो चले गए। मेरे प्रोड्यूसर ने कुछ पैसे दिए, जो करना था जल्दी जल्दी सब करके गए। वहाँ पे जाके रियलाइज हुआ मैंने तो कोई गर्म कपड़ा ही नहीं लेके आया। -20। अच्छा, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में उतरा। हाँ। एयरपोर्ट तो सेंट्रली गर्मी है। हाँ। उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट से ही ट्रेन था, यूरोरेल था, उस ट्रेन से गए। वहाँ पे भी कोई महसूस नहीं हुआ। चारों ओर सिर्फ बर्फ, ढका हुआ बर्फ की खिड़की से जो देख पा रहे थे। लेकिन फर्स्ट एक्सपोजर हुआ जब मैं रॉटरडम रेलवे स्टेशन में उतरा, -20 डिग्री, विदाउट एनी गर्म कपड़ा। मैं वहाँ पे मैंने रियलाइज कर लिया, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिमालय। कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या होगा, एक होगा मैं कोलैप्स कर जाऊं उधर। हाँ। ठंड में कोलैप्स करके मर जाऊं, या तो मैं जिंदा रहूं और मेरी फिल्म लेके जाऊं। तो मैंने अपने आप की ऑटोमेटिकली सीखा, बोला सुदीप तो ये हैंडल करना है, सो यू हैव टू बी अलाइव एंड यू हैव टू गो टू द एयरपोर्ट होटल एंड देन यू हैव टू डू समथिंग। ट्रस्ट मी, मैं वहां से निकला, वो टी शर्ट और एक स्लीवलेस जैकेट था मेरा, आराम से गए। ठंड लग रहा था, लेकिन मैंने ठंड को हावी होने नहीं दिया। बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। वहां पे गया, उसके बाद मैं नियरेस्ट, सारे दुकान बंद था, क्योंकि जनवरी वो इतना ठंड होता है, दुकान सब बंद होता है। एक दुकान में जाके रियलाइज हुआ 90 यूरो, मेरे पास 90 यूरो था नहीं। मेरे पास इंडियन रुपी था, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, सो मैं खरीद नहीं पाया। इतना सा बर्फ था, उसी के अंदर से पूरे जीन्स पहन के, पूरे भीग के 700-800 में भी 1 किलोमीटर दूर जहाँ पे फेस्टिवल था वहाँ पे पहुँचे। सब देख के तो ताज्जुब हो गए कि मैं ऐसे सिचुएशन में भी कोई आ सकता है टी शर्ट पहन के इतनी ठंड में।
ट्रस्ट मी, वहाँ पे 2 दिन में लोगों के साथ दोस्ती हुई, वो लोगों ने मुझे वर्कआउट खरीद के दिया। सो दिस इज व्हाट इज, आप एलिमेंट पे रहिए, आप ओरिजिनल रहिए द वे यू आर। मतलब ना कोई नाटक करिए, ना कोई आपका छुपाने की कोशिश करिए, आपका सच्चाई वो दे देगा, कायनात आपका साथ दे देगा। तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं, जो आपको ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव लाइफ ने आपको दिया, हिमालयस का बहुत बड़ा रोल है, और हिमालयस ने आपको वो सिंप्लिसिटी भी सिखाई है, और लोग उस सादगी से कनेक्ट करते हैं। कितना समय आपने हिमालयस में गुजारा? हिमालय में मतलब एक तो मैं चला था पैदल, और मुझे हिमालय की जो टोटल लेंथ है ना, वो लेंथ चलना था, तो मैं दैट वाज एब्सोल्युटली आर्बिट्ररीली केम टू माय माइंड एंड आई डिसाइडेड टू गो। ये दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग सिंगल। तो मैं यहाँ से चलना, लद्दाख से चला अरुणाचल, जहाँ तक हिमालय चलता है 3000 किलोमीटर के करीब, वो मैं 9 महीना चला। इसके अलावा मैं मेरी जितने फिल्म बनाया उसका मेजर शूटिंग मैंने हिमालय में की, हिमालय में, कश्मीर में और हिमाचल में, लद्दाख में। तो जब शूटिंग करना होता है तो उसकी पहले से, जैसे लद्दाख जब मैंने केरला स्टोरी बनाया, केरला स्टोरी में मेरा 15-12 दिन की शूटिंग था, उससे पहले मैंने 4-5 बार उधर गया। सो क्यूमुलेटिवली बहुत लंबा समय, मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा समय मैंने उधर बिताया। कोई एक टाइम पे ज्यादा दिन ये कम हुआ है, 7 दिन 8 दिन हुआ। जैसे मुझे कभी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई स्पेस या अकेले पर चाहिए, 7-8 दिन 10 दिन में इकट्ठा रह गया। ऐसे मतलब आर्बिट्ररीली और स्पोरेडिकली रहा, मतलब कोई लॉन्ग टर्म नहीं रहा, बट आई कैन कनेक्ट। मतलब मुझे अकेला घूमना था, अगर गाड़ी लेके गया कोई एक जगह पे, मैं गाड़ी को छोड़ देता हूँ, बोलता हूँ तुम पीछे पीछे आओ या सामने देखो, मतलब अकेला चलो जंगलों के अंदर से। वो मुझे वो लगता है कि आई गेट प्यूरिफाइड, आई गेट आप इसकी नाम स्पिरिचुअलिटी मत दीजिए, लोग उसका नाम दे देते हैं स्पिरिचुअलिटी, लेकिन मुझे लगता है इट्स सच अ प्योर, कलर्स आर सो प्योर, द स्मेल इज सो प्योर, जो आप शहरों में रह के कहीं नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे प्लास्टिक की पत्ता लगाना पड़ता है, वहाँ पे वो नहीं पड़ता है वो। हाँ, तो दैट इज व्हाट, मतलब इज द जेन्युइनिटी, रियलिटी। सो इट लुक लाइक ओनली कंपैरेटिव स्पेस इज योर मदर्स उम्ब, जहाँ से आप बने थे। अष्टकोश बोलते हैं ना, जहाँ पे द मदर्स उम्ब इज एन octagonal space. So octagonal, there is no curve, straight line, and mountain is the place which is there is no curve, straight line, similar to mother's womb. So it is like a journey back to your origin. Wow. So that is what is my vision about life. सर आई बिलीव कि चाहे आप खुद को स्पिरिचुअल बोले या ना बोले, बट ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप डीपली एक बहुत स्पिरिचुअल, ये जगह, ये यहाँ पे मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा। मुझे ये लगता है अगर आपको समझ में आया कि व्हाट आई एम, और जो आपकी सवालों से मुझे बार बार आंसर ढूंढने की कोशिश करना था, तो मुझे लग रहा था कि यू वांटेड टू एक्सप्लोर। सो इसलिए आपकी एक्सप्लोरेशन अगर इस कंक्लूजन में पहुंचे, आई एम हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आई बिलीव एक स्पिरिचुअल इंसान ही हमेशा बैक टू द सोर्स जाना चाहता है। जिस तरह आप बहुत ऑथेंटिक रहना पसंद करते हैं, आप अपने ओरिजिन में बिलीव करते हैं कि ऑथेंटिक रहो, अपनी जर्नी को समझो, अपने ट्रूथ को एक्सप्रेस करो, ये सभी एक कोर स्पिरिचुअल इंसान के ट्रेट है। बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये होता है कि मेरे घर पे जितने बच्चे हैं, मेरा मतलब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी जितने भतीजी मतलब मैं नेफ्यू नीसेस है, सबको मैं यही बोलता रहता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती ये है, किस्मत मैं नहीं मानता, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि माई नेफ्यू नीसेस को मैंने मेरे जैसे बनाया। वो दे स्पीक लाइक मी, दे थिंक लाइक मी, सो आई एम वेरी हैप्पी, कंटेंटेड। यस, लाइफ में हैप्पी रहना ही जरूरी है। Absolutely. हमने हैप्पीनेस की बात की, और आपने कहा कि मैं एक ऐसी दुनिया से बिलोंग करता हूँ, ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे ये प्राइड आती है, ईगो आता है कि मैं कुछ हूँ, फेम आता है, शो ऑफ आता है। देखिए, ये जो फिल्म्स की दुनिया है, यहाँ पे लोगों को सब मिलता है, फेम मिलता है, अबंडेंस मिलती है, एक्सट्रीम ब्यूटी मिलती है, लेकिन फिर भी एक लोनलीनेस रहती है, एक सैडनेस रहती है। सर, आपको क्यों लगता है कि इतना सब होते हुए भी वो इनर सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है लोगों में? आप घर में, आप जो अभी कैमरा के सामने बैठे हैं ना,
आपने मेकअप किए, हाँ, आप क्योंकि आपको सुंदर दिखना जरूरी है, इट्स अ पार्ट, नहीं तो पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। यस, सो पार्ट ऑफ प्रोफेशन, उनको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। अगर मर्सिडीज गाड़ी में आप नहीं चलेंगे, आप ऑटो में जाएंगे, तो आपको काम नहीं मिलेगा, राइट? मैं अगर डिजाइनर कपड़े नहीं पहन के जाऊं तो मुझे फिल्म का रोल नहीं मिलेगा। सो a city which is dedicated to that glamour, yeah, it is all about fakeness. yeah, It is all about those artificial thing which is far away from your emotion. far away from your authenticity. Far away from your emotion. Your emotion is real when you hug a person whom you love. That is what is the real thing. उसके सामने आपकी मेकअप है कि नहीं, अच्छे कपड़े है कि नहीं, कोई फर्क मायने तो नहीं रखता है. That hug matters, that touch matters, that emotion matters. तो बॉम्बे से शहर जिसको माया नगरी बोलते हैं ना, सिटी ऑफ ड्रीम, Yeah, तो वहां पे तो अब ड्रीम मिलेगा ना, वहां पे अब सच्चाई कहाँ मिलेगा? और वो ड्रीम नहीं है जो आपको नींद में आता है। ड्रीम वो होता है जो आपकी नींद सोने नहीं देता है, आपको उड़ाता है। नींद उड़ा देता है, जो आप कलाम साहब ने बोला था। Yes. तो नेचुरली वहां पे आप ऑथेंटिसिटी, रियलिटी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मिलेगा नहीं है आपको। वो मेकअप के पीछे वो जो खुद भूल गए कि उसके रियल चेहरा क्या है, उसको खुद भूल गए कि वो रियल चेहरा क्या है। तो मैं एक उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं वो मेकअप के पीछे वो मर्सिडीज गाड़ी की अंदर जो बैठे हैं, मैं मर्सिडीज गाड़ी चढ़ता हूं, लेकिन मैं वो रियल हूं, क्योंकि अगर ट्रैफिक जैम में गाड़ी रुक गया और बच्चे फूल बेचने के लिए आते हैं तो मैं शीशे नीचे करके उसके साथ बात करता हूँ। इतना मेरा रियलिज्म को मैं रखता हूँ मेरे साथ। so beautiful. तो नेचुरली ये एक दैट इज व्हाट दुनिया ऐसे फिसलते गए। आप जिसको स्पिरिचुअलिटी बोल रहे थे, जो रियलिटी, जो ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है, उसमें फिसलते गए। इसलिए ना दुनिया में इतनी आप गलत चीजें देख रहे हैं, जो वॉर देखते हैं, जो हिंसा देखते हैं। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को टच करके चले गए, उस बेचारे ड्राइवर को किडनैप करके रख दिया, 3 दिन खाना नहीं दिए, न्यूज़पेपर में कल न्यूज आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ऑड्स आपके सामने है ना, बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट। तो एज अ फिल्म मेकर मेरा काम है जितना ज्यादा सच्चाई के साथ लोगों को रूबरू करूं, ताकि लोगों को एक बार क्वेश्चन करेंगे खुद को कि, और वो एक बार क्वेश्चन अगर करे, उसकी अगर 10 जिंदगी बदले, मैं अपने आप को सक्सेसफुल बनूंगा। कि मेरी सच्चाई से अगर किसी ने इन्फ्लुएंस्ड हुआ और उससे 2 लोगों की जिंदगी बदले, एज ए ह्यूमन बीइंग, इससे ज्यादा 10 लोगों को करूंगा तो ज्यादा खुशी हो जाएगा, 15 लोगों को करूंगा तो और ज्यादा खुशी होगी। लाइक दैट इट रेसिप्रोकेट्स। यस, इसीलिए सर आई बिलीव कि बहुत से एक्टर्स, बहुत से नामी पर्सनालिटीज खुद के क्लोज आना चाहते हैं, इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी अपना रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि एक ये जो मास्क पहना होता है ना इनऑथेंटिसिटी का, ये आपको नहीं, मुझे ये फेक लगता है। स्पिरिचुअलिटी भी फेक लगता है। ना, स्पिरिचुअलिटी फेक है या नहीं है मुझे मालूम नहीं। मतलब सीरियसली, आपने पिछले 1 घंटे में जितने बार पूछे, मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। मुझे ये मालूम है कि अगर आप सच्चाई की रास्ते पे चलते हो, आप सच्चाई को अपनाते हो, और सच्चाई से नहीं डरते हो, देन यू आर डन। उसका नाम स्पिरिचुअलिटी दीजिए, उसका नाम धार्मिक दीजिए, उसका नाम कुछ भी दीजिए। तो सर मुझे बस यही फील हो रहा है कि अपने अंदर वो अवेयरनेस की ज़रूरत है हम सभी को। जाते जाते जो आज हमारा इतना वंडरफुल डिस्कशन हुआ, इतना इंसाइटफुल, जो आपने लाइफ को बारीकियों के साथ हमें एक्सप्लेन किया, एक फिल्म मेकर लाइफ को कैसे देखता है, कैसे वो स्टोरीज ढूंढता है, आज हमने सब जाना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आप मेरे व्यूअर्स को देकर जाना चाहेंगे, कोई ऐसा मैसेज? ये एज अ फिल्म मेकर बोलूं, एज अ ह्यूमन बीइंग? एज अ फिल्म मेकर एंड एज अ ह्यूमन आल्सो, बोथ। नहीं, मुझे लगता है कि इस दुनिया से फेथ शब्द को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब मुझे ये लगता है कि विश्वास करना नहीं चाहिए, विश्वास को महसूस करना चाहिए। यू शुड फील, यू शुड रियलाइज, यू शुड synthesize in your existence, and that become your truth. It could vary, it could deviate,
but it will never be wrong. That is what I wanted to tell you. अपना सच अपने पास, आपकी सच और मेरी सच में डिविएशन हो सकता है, क्योंकि इट्स अ रिलेटिव टर्म. दोनों अलग अलग हो सकते हैं, डेविएशन हो सकता है, लेकिन वो गलत नहीं होगा. दैट इज व्हाट इज, मतलब हमारी शास्त्रों में बोला है ना, तर्क. वही तो तर्क है, वो तो इंसानियत की धर्म है, वो कि आर्गुमेंट करे. लेकिन उसमें कोई भी आर्गुमेंट में द वर्ड फेक इज बिग नो नो. आपको मेकअप की जरूरत नहीं होगा, आपको मर्सिडीज बेंच यूज. बॉम्बे में क्या होता है मालूम है, वो आएगा मारुति 800 में चढ़ के, लेकिन चाबी की जो रिंग होगा ना, वो मर्सिडीज की होगा, क्योंकि गाड़ी तो रास्ते में छोड़ देगा, मीटिंग में आएगा, टेबल में चाबी का रिंग रखेगा ना, तो जिनके साथ मीटिंग में आए हैं उसको दिखेगा कि अरे ये बंदा तो मर्सिडीज बेंच लेके आया. सो दिस इज व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ बॉम्बे. तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप और मैं जिंदगी भर तर्क करें, we decide, we agree to disagree, बट उसमें कंडीशन एक ही है, उसमें ना कोई झूठ होना चाहिए, ना कोई फेक होना चाहिए. बाकी करते रहिए. ऐसे ही दुनिया पिछले 8000 साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसे ही तो बढ़ा है. तर्क किए, लड़ाई किए, लेकिन कभी वो लड़ाई नहीं हुई कि जो आपको लगे कि मतलब दैट इज व्हाट ये पिथागोरस ने बोला ही कौन कि आपके साथ मैं डिसएग्री करूं, लेकिन आपकी ओपिनियन को आपके साथ रखने के लिए मैं जान भी दे दूं तो भी कम होगा, क्योंकि यू हैव राइट टू possess your opinion, I have right to possess my opinion. मैं जिंदगी भर कोशिश करूंगा आपको कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, मैं मेरे खुद को डिफेंड करूंगा. दैट इज कॉल्ड तर्क, द्वंद्व, आर्गुमेंट. एंड आर्गुमेंट इज द कोड टू आवर भारतीय सभ्यता. दैट्स इट. ब्यूटीफुल. और सर, आज के इस डिस्कशन के बाद मुझे तो डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि अपनी ऑथेंटिसिटी कभी नहीं खोनी. मैं एक बहुत डीपली मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ और मैं बहुत सिंप्लिसिटी में भी बिलीव करती हूँ. जैसे आपने कहा, इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब कि हमने मेकअप किया है, एक अटायर धारण किया है, बट आई बिलीव कि जो हमारी ऑथेंटिसिटी है, जो हमें खुद से रूबरू करवाती है, उसे कभी नहीं खोना चाहिए. एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स ने भी यही मैसेज लिया होगा. बहुत ही ब्यूटिफुली आपने लाइफ को एक्सप्लेन किया, और चाहे आप माने या ना माने, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ओपिनियन से मानती हूँ कि आप एक डीपली स्पिरिचुअल इंसान हैं. और थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस विजडम. एंड बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. हमें बहुत कुछ जानने को मिला, हमने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा. एक फिल्म मेकर जो इम्पैक्टफुल, पावरफुल स्टोरीज बताने में बिलीव करते हैं, वो लाइफ को कैसे देखते हैं, उनका मैसेज है हम सबके लिए कि प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन कीजिए, अपना ट्रूथ एक्सप्रेस कीजिए. एंड आई एम श्योर कि आप सब भी वो करेंगे और उतना ही एनलाइटन फील कर रहे हैं जितना मैं कर रही हूँ. सर के लिए आपके और क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ऐसा मिस्टिकल और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट आज हमने सर से लिया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक सर का मैसेज पहुँचाइए, और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ. मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा. नमस्ते.